हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंडर द मेपल स्काई। मैं हूं मेघा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक न्यू वीडियो रिलेटेड टू कनाडा इमिग्रेशन 2026। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी पीआर थ्रू एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी, और हमने वर्क परमिट के भी चेंजेस के बारे में बात की थी। इस वीडियो का फोकस रहेगा स्टडी परमिट के चेंजेस के बारे में जो कनाडा गवर्नमेंट ने 2026 में अनाउंस किया। अगर आपने पिछली वीडियोस चेकआउट नहीं की और आप में से कोई भी एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी और वर्क परमिट के बारे में जानना चाहता है तो यू कैन गो चेक इट आउट। अब बात करते हैं अपने पहले चेंज की जो कि 2026 में आए रिलेटेड टू स्टूडेंट परमिट। वो है कि स्टूडेंट परमिट पे भी कैप लग गया। अब इस कैप को डिटेल में समझते हैं, इसका क्या मतलब है। हर प्रोविंस को एक स्पेसिफाइड एलोकेशन ऑफ सीट्स दे दी गई है। इन सीट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट लेट मी टेल यू कि ये जो सीट्स हैं ये डिफाइंड हो गई हैं। इनके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, उसके बाद जिन्हें हम डीएलआई भी कहते हैं, उसके ऊपर भी लिमिटेशन लग गई है। अब से फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कोलंबिया, उसके अंदर कुछ एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं। उनके अगर ब्रिटिश कोलंबिया को कुछ सीट्स असाइन हुई हैं, उनके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, ब्रिटिश कोलंबिया हर एक डीएलआई को कुछ असाइन सीट्स देगा। ठीक है। अब वो सीट्स के बाहर वो इनटेक ले ही नहीं सकते, वो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो अगर उनकी सीट्स फिनिश हो गई हैं तो स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलना भी बंद हो जाएगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए। तो इससे मेन प्रॉब्लम ये आई है कि अगर आपकी प्रोफाइल जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, आपके आइल्स में स्कोर बहुत अच्छे किए हो आपने, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, आपके पास फंड्स पूरे हों, या फिर एवरीथिंग इज़ ऑल गुड, फिर भी आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा अगर आपके पास वो आप लेट हो गए हो उस सीट के लिए। एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हम सबके बीच में, जो हमें ऐसा लगता है कि थ्रू आउट कैनेडा हर एक प्रोविंस में सेम अमाउंट ऑफ सीट एलोकेशंस हैं। ऐसा नहीं है। हर एक प्रोविंस की अपनी डिफरेंट सीट एलोकेशन है। सीट एलोकेशन से मेरा मतलब है कितने नंबर ऑफ वीज़ाज ऑफ स्टूडेंट परमिट अप्रूव होंगे फ्रॉम एवरी सिंगल प्रोविंस। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर प्रोविंस की जो सीट एलोकेशन है वो वेरी करती है। ब्रिटिश कोलंबिया और अंटारियो जैसी प्रोविंसेस की सीट एलोकेशन ज़्यादा हैं, पर इसके साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि वो सीट्स जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाती हैं, सिंस वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो जितनी जल्दी वो सीट्स ओपन होती हैं, जितनी ज़्यादा सीट्स हैं, उतनी ही जल्दी वो फिलअप भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पे वीज़ा मिलने के चांसेस नहीं हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट वहाँ पे वीज़ा मिलने के चांसेस मुश्किल हैं, क्योंकि कंपटीशन उतना ही ज़्यादा है। अगर हम उसके अलावा और प्रोविंसेस को टारगेट करें तो शायद कंपैरेटिवली ईजियर है हमें वो वीज़ा मिलना। तो विद दैट आई मीन कि जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं या फिर जो रीजनल एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपके चांसेस बेटर हैं। तो ये समझिए कि जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे चांसेस बेटर होंगे एज़ कंपेयर टू बिगर यूनिवर्सिटीज़ जो कि जिनकी हाइप है। जैसे टोरंटो में, वैंकूवर में, ये मत सोचो कि यहीं पे ही जाना एक राइट स्ट्रैटेजी रहेगी, सिंस ये बहुत बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारा काम मिलेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ही ज़्यादा है। तो अगर आप ये समझ के चलेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोविंस की क्या डिमांड है, क्या लेबर मार्केट नीड्स हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे कोर्सेज दे रही हैं, तो अगर आप ये सब समझेंगे, उस हिसाब से अगर अपना यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, तो आपके चांसेस स्टूडेंट वीज़ा के उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पीएएल और टीएएल के बारे में कि ये क्या होता है, कौन लोग इसके अंडर आते हैं, कौन नहीं आते। फर्स्ट बात करते हैं ये होता क्या है। पीएएल इज़ प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर और टीएएल होता है टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर। एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसी लेटर है जो कि प्रोविंस प्रोवाइड करता है, और ये बताता है कि जो स्टूडेंट परमिट है ये उसके प्रोविंस की कैप के काउंट के अंडर आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर प्रोविंस को एक स्पेशल एलोकेशन होती है फॉर सीट्स, तो ये लेटर कंफर्म करता है कि आप उस प्रोविंस की कैप के अंडर हो। तो अब जो बहुत बड़ा रिलीफ आया है 2026 में, वो आया है पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब उनको ये पीएएल एंड टीएल लेटर नहीं चाहिएगा। इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको अभी भी ये पीएल एंड टीएल की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आप 2026 में पीएचडी या फिर मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं कनाडा में, तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ना पीएल की टेंशन है, आप कैप से भी एग्जेम्प्ट हो, और जो प्रोसेसिंग डिलेज थे वो भी अब बहुत ही इम्प्रूव हो गए हैं। और पीएचडी के केस में तो इतना क्विक हो गया है, कई एप्लीकेशंस 2 वीक्स में अप्रूव हो गई हैं। इससे फास्ट तो क्या ही होगा। ना ही आपको फोर्ज्ड सीट डिपॉजिट्स देने पड़ेंगे अब, बिकॉज आप कैप से एग्जेम्प्ट हो। तो ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है आपके लिए। और हमने कल बात की थी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के बारे में। तो अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में या फिर पीएचडी के प्रोग्राम में एनरोल होते हो, तो आपके स्पाउस भी एलिजिबल होंगे आपके साथ वर्क परमिट पे आने के लिए। अब हम बात करते हैं कनाडा में प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। स्टार्टिंग 2026 गवर्नमेंट चेंजेस लाई है कैसे प्राइवेट कॉलेजेस फंक्शन करेंगे। बिफोर 2026 ये बिना किसी मोटिव के या बहुत क्लोज मॉनिटरिंग के ऑपरेट कर रहे थे, बट स्टार्टिंग 2026 अब जो आईआरसीसी है या फिर जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रही हैं, और रेगुलर ऑडिट्स भी हो रहा है इन पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। क्या चेक किया जा रहा है कि इनके लाइसेंस अभी भी वैलिड हैं कि नहीं, स्टूडेंट की अटेंडेंस कैसी है, कोर्स कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं, और एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स क्या आ रही हैं। ये सब बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हो, इन कॉलेजेस में किसी भी कोर्स में एनरोल होते हो, और मिड कोर्स या मिड सेमेस्टर समझिए अगर ये कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो आपकी स्टडी इम्पैक्ट होगी। आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और अभी तो रिसेंटली जो ट्रांसफ़र्स हैं वो भी इतने ईजी नहीं रहे। और आप ये सोचिए कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो वेरी केयरफुली अपना कॉलेज सेलेक्ट करें। जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने लगे हैं, उसका पहले डीएलआई स्टेटस चेक करें। ये चेक करें कि जो उसकी एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स क्या थी, उसका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आउटकम्स क्या हैं। अगर वो सब अच्छे हैं, आपको क्लियर लगते हैं, उनका डीएलआई स्टेटस क्लियर है, उनके लाइसेंसेस क्लियर हैं, तभी उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लें। मैंने देखा है कई कंसल्टेंट्स ट्यूशन्स के कॉस्ट के चक्कर में आपको एक सस्ते कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते हैं, एक सस्ता कोर्स दिलवा देते हैं, पर ये लॉन्ग रन में आपको हेल्प नहीं करने वाला, आपके पीआर प्रोसेस को हेल्प नहीं करने वाला। इसलिए बहुत केयरफुली अपने कॉलेज को सिलेक्ट करें। एक बहुत बड़ा अपडेट और आया था, जो कि सितंबर 2025 में आया था, पर कई लोग इसे मिस कर गए। सो लेट मी टेल यू। स्टार्टिंग सितंबर 1 2025 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो अब लिविंग एक्सपेंसेस की कॉस्ट शो करनी पड़ती है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो इंक्रीज़ हो गई है 20,635 कनेडियन डॉलर्स से अब $22,895। और ये सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो आपको गवर्नमेंट को शो करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ीस शो करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर एक कंपनी कर रहा है, तो उसके लिए जो अलग से फ़ंड्स आपको शो करने पड़ेंगे वो हैं। प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस भी दिखानी पड़ेगी। ये सब इसलिए गवर्नमेंट ने किया है क्योंकि अब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। अगर आप रेंट की बात करें, अगर आप ग्रोसरीज़ की बात करें, अगर आप यूटिलिटी बिल्स की बात करें, सब चीज़ें अब पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो गवर्नमेंट ने इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट करने के लिए इस अमाउंट को भी इंक्रीज़ किया है। तो ये आपको ऐसे इम्पैक्ट करेगी कि अब आपको ज़्यादा फंड्स शो करने पड़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोविंशियल अपडेट्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स।